हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। x की घात 3 माइनस में 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 7, इसका हमें बताना है। चार विकल्पों में ऐसा बोला गया है उच्चिष्ट मान विद्यमान है पर निम्निष्ट नहीं है। फिर बी विकल्प में बोला गया है निम्निष्ट मान विद्यमान है पर उच्चिष्ट नहीं है। सी विकल्प में बोला गया है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट दोनों मान विद्यमान है। डी विकल्प में बोला गया है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट में से कोई मान विद्यमान नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे ये बताते हैं कि जब भी हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट की बात करनी होती है तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोग में। तो मान लो कोई फलन दिया गया है y बराबर fx, इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने के लिए इसका एक बार अवकलन करना पड़ता है। या तो इसको f डेश x बोल दो या इसको dy बटा dx बोल दो, ये हो गया इसका अवकलन। अब देखो, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्रांतिक बिंदु निकालना पड़ता है जो कि f डेश x को 0 के बराबर करने के बाद निकलते हैं। मान लो कि मेरे पास दो क्रांतिक बिंदु निकल गए x1 और x2, और यहाँ पे मैंने ये भी मान लिया कि x2 का मान x1 से बड़ा है, तो इन दोनों को मैंने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। ये जैसे दोनों मान मैंने रख दिए x1 और x2। अब मैं बोलता हूँ कि x2 से बड़ा कोई भी मान मैं रखता हूँ f डेश x में, तो ये धनात्मक चिन्ह दे देता है, तो यहाँ पे धनात्मक आ जाएगा। इसी तरह x1 से x2 में ये ऋणात्मक चिन्ह दे देता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक आ जाएगा। फिर x1 से छोटा मान रखने पर f डेश x धनात्मक चिन्ह दे देता है, तो ये धनात्मक आ गया। ये मैंने अपनी तरफ से माना है। अब ये जो dy बटा dx या f डेश x जो है वो स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करते हैं। तो x1 पे मैं देखूं तो पहले ढाल धनात्मक था, फिर ऋणात्मक हो गया, मतलब पहले वक्र बढ़ रहा होगा फिर घटना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी वक्र घट रहा था फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो x1 पर तो अपने को उच्चिष्ट मिल गया और x2 पर अपने को निम्निष्ट मिल गया। और ये क्रांतिक बिंदु जब उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान दे देते हैं, जब ये चरम बिंदु कहलाते हैं। अब चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। ये तो तब होता है जब हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त होता है। ऐसा भी हो सकता है, देखो, अगर मेरे को f डेश x बराबर 0 मिल गया तो मेरे को चेक करना पड़ेगा क्रांतिक बिंदुओं पे कि चरम बिंदु कौन कौन से है और उन चरम बिंदुओं पर हमें निम्निष्ट मिल रहा है या उच्चिष्ट मिल रहा है। ठीक है। फिर दूसरा केस इस तरह से भी आ सकता है कि f डेश x का मान जो है 0 से बड़ा मिल जाए, और तीसरा केस इस तरह से आ सकता है कि f डेश x का मान 0 से छोटा मिल जाए। तो इस केस में जो अपना फलन है वो वर्धमान फलन है, वर्धमान। और इस केस में जो अपना फलन है वो रासमान फलन है। तो ये दूसरा और तीसरा जो केस है ना, इसमें जब भी अपने पास वर्धमान या रासमान फलन आते हैं तो हम लोग कहेंगे कि हमारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान दोनों ही संभव नहीं है। और अगर f डेश x का मान 0 के बराबर आता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उच्चिष्ट मान संभव है, निम्निष्ट मान संभव है। ठीक है। अब देखो, एक चीज और बता देता हूं मैं। मान लो कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है मानक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब इसका जो व्युत्कर होता है d, वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac के बराबर। तो देखो, मैं बोलता हूं कि अगर d का मान 0 से छोटा मिल गया, इसका मतलब अपना मूल जो है वो काल्पनिक मूल है। और साथ ही साथ मैं ये भी मान के चलता हूं कि a का मान 0 से बड़ा हो गया, ये तो पहला केस है। और दूसरा केस में मान के चलता हूं कि d का मान तो छोटा है 0 के और a का मान भी छोटा हो जाएगा 0 के। इस केस में अपना जो ये द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जो है वो धनात्मक होगा। और इसी तरह इस केस में अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जो है वो ऋणात्मक होगा। क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी एक का मान 0 से बड़ा होता है तो परवलय अपने पास ऊपर की तरफ खुलता है इस तरीके से, और d का मान 0 से छोटा है मतलब काल्पनिक मूल है, ये कभी x अक्ष को काटेगा ही नहीं। इस केस में भी क्या होगा, ये x अक्ष तो ऊपर रहेगी और ये जो है 0 से छोटा है तो परवलय का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा और x अक्ष को नहीं काटेगा क्योंकि इसके काल्पनिक मूल है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सवाल में जो दे रखा है ये फलन, इसको लिख लेते हैं। पहले तो फलन को मैं fx के बराबर मान लेता हूं और ये बराबर है x की घात 3 माइनस में 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 7 के बराबर है। अब इसका अवकलन करना पड़ेगा, f डेश x आ गया, ये बराबर हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस में 6x प्लस 6 के बराबर। इसको आगे और सरल कर लेते हैं तो f डेश x बराबर हो जाएगा, तीनों बनिश ले लिया तो x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 2 के बराबर आ गया। अब देखिए, इस पूरे को अंदर वाले को मैं एक द्विघात बहुपद मान के चलता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 2, ये मान लिया मैंने। अब देखो, यहां से मैं तुलना कर देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो ये क्या बन जाएगा। देखो, इस पूरे को मैं y के बराबर मानता हूँ, इस पूरे को मैं y के बराबर मान लेता हूँ। यहां से मैं तुलना करूंगा तो a का मान 0 से बड़ा है, मतलब 1 है तो 0 से बड़ा ही होगा। और साथ ही साथ d का मान भी देख लेते हैं, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो ये बन जाएगा d बराबर में माइनस 2 का वर्ग माइनस में 4 गुना में 1 गुना में 2 के बराबर, मतलब कि 4 माइनस 8 बन जाएगा।
डी का मान, और जो कि -4 के बराबर होता है, ये अपने पास 0 से छोटा आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, ए का मान 0 से बड़ा और डी का मान 0 से छोटा, मतलब ये वाला केस आ गया। इस वाले केस में ये पूरा बहुपद का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 2 जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। पूरा मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये पूरा 0 से बड़ा है, तो 3 से गुणा करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि f डेस x जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। इस केस में मैं कह सकता हूं कि कभी 0 के बराबर मिला ही नहीं मेरे को, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब मेरे पास fx वर्धमान फलन मिल गया। fx एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, वो fx एक वर्धमान फलन है। और देखो x का मान चाहे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कहीं से भी आए, fx एक वर्धमान फलन है। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि fx का fx न तो उच्चिष्ट मान लेता है, उच्चिष्ट न निम्निष्ट मान लेता है, निम्निष्ट मान लेता है। न तो इसका उच्चिष्ट मान संभव है और न निम्निष्ट। अब देख लेते हैं विकल्प। विकल्प नंबर डी में दे रखा है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट में से कोई भी विद्यमान नहीं है। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।